हेलो क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन के बारे में। डिस्पर्जन बीकॉम में स्टैटिस्टिक में आने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेंट्रल टेंडेंसी को समझने। अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी को अच्छे से समझते हैं तो ही आप डिस्पर्जन को समझ पाएंगे। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं मीन, मीडियन और मोड। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आने चाहिए। इनका जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने तो आने ही चाहिए, तभी जाके आप डिस्पर्जन के बारे में समझेंगे। और आज हम इसी को शुरुआत करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। पहले जान लेते हैं कि डिस्पर्जन होता क्या है। डिस्पर्जन इज द मेजर, डेफिनेशन बोल रहा हूं, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ हाउ फार द वैल्यूज आर स्कैटर्ड और प्लॉटेड फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। यानी कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल वैल्यू के बारे में जाना था कि जो मीन, मीडियन और मोड जो निकलते हैं वो किसी भी डेटा की सेंट्रल वैल्यू के आसपास निकलते हैं। अब वो आसपास में कितनी दूरी पे निकलते हैं ये कौन बताता है? डिस्पर्जन बताता है। तो हम इसी के बारे में अभी जानेंगे और पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन में क्या क्या आता है। ठीक है, मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने के टाइम आसानी हो और आपको समझ में आ सके। डेफिनेशन है डिस्पर्जन को मैं इट लिख रहा हूं। इट इज द मेजर ऑफ हाउ फार द values are scattered। scattered का मतलब होता है, scattered का मतलब होता है फैला हुआ। मतलब जो वैल्यूज है, जो डेटा की जो वैल्यूज है, जो सेंट्रल वैल्यूज है, उससे जो मीन, मीडियन या मोड है वो कितनी दूरी तक फैले हुए हैं, तो वो हमें ये बताता है। ठीक है, इसमें हर एक, जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया या मोड हो गया, हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। मतलब मीन, मीडियन, मोड के लिए तो फॉर्मूला सेंट्रल टेंडेंसी में दिए हुए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करते हुए इसमें और भी आगे के कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। मतलब जो वेरिएशन हम जिसको बोल सकते हैं, उसके फॉर्मूले इसमें दिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम रेंज से। शुरुआत में हम पढ़ेंगे रेंज। ये रेंज क्या होता है? ये रेंज होता है डिफरेंस, यानी कि दो चीजों का जो है जब हम माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है वो रेंज होता है। अब वो दो चीजें होती कौन सी है? वो होती है लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डेटा माइनस लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डेटा माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेटा, जिसको हम लिखेंगे L माइनस एस। L होता है लार्जेस्ट के लिए और S होता है स्मॉलेस्ट के लिए। अब नो मैटर कि वो सीरीज चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, अगर उसमें डेटा गिवन है तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले वेरिएबल को। वेरिएबल आप समझते हैं कि डेटा की जो शुरुआत होती है, तो जो पहला जो आपको क्वेश्चन में जो लाइन देखने को मिलती है, जिसको हम x भी बोलते हैं, तो वो होता है वेरिएबल। अब वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ काम है वेरिएबल का। अगर वो सिंगल डिजिट में दे रखे हैं, मतलब हर एक वेरिएबल अगर परफेक्ट नंबर में है, फॉर एग्जांपल 25, 26, 27 या फिर 38, है ना, भले ही आगे पीछे हो लेकिन परफेक्ट नंबर है, तो हम उसको इंडिविजुअल सीरीज में मानेंगे। और इंडिविजुअल सीरीज में जो है
लार्जेस्ट में से हम स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो हमारा क्या आएगा, रेंज। इन केस ऑफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में भी जो हम है वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल को ही देखना है। कंटिन्यूअस सीरीज में भी, डिस्क्रीट में तो वही चीज चलेगी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है कि उसमें ग्रुप्स आते हैं। कॉन्टिन्यूअस में ग्रुप्स आते हैं, अब वो ग्रुप में भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें मिड वैल्यू निकालने नहीं बैठना है। सीधा का सीधा जो लार्जेस्ट नंबर है ग्रुप में भी, जो लार्जेस्ट नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, देखो मान लीजिए कि 30 to 40 का एक ग्रुप है, 50 to 60 का एक ग्रुप है, इसको 40 to 50 कर लेते हैं, 40 to 50 का एक ग्रुप है, 50 to 60 का एक ग्रुप है एंड 60 to 70 का ग्रुप है। क्या देखना है, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको सीधा सीधा माइनस कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इससे आ जाती है हमारी रेंज। अब इस चैप्टर में हमें कोफिशिएंट्स भी निकालने होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि रेंज है, तो रेंज का जो कोफिशिएंट होता है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इधर L माइनस एस किया था तो एज इट इज लिखेंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस, उसको डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को प्लस करके, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आया था तो 70 को ऊपर लिखेंगे, माइनस करेंगे 30 से, एज इट इज 70 को नीचे लिखेंगे, प्लस करेंगे 30 से, और ऐसे आपका कोफिशिएंट भी निकल के आ जाएगा। ये होते हैं रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के फॉर्मूले विद द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन। स्टैटिस्टिक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको रेंज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन की। इसमें बहुत सारे डेविएशन हैं, ज्यादा नहीं लेकिन 3-4 तो हैं, तो इसकी हम एक एक करके बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये क्या होते हैं। पहले बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन हमारा सेकंड टॉपिक है, इससे पहले हमने रेंज पढ़ा। क्वार्टाइल डेविएशन को मैंने लिखा QD। इसका फॉर्मूला होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन 2। अब ये जो क्वार्टाइल होती है इसको आपको निकालना आना चाहिए। अभी तक आपने यही पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन मीडियन मोड के अलावा। अब जो क्वार्टाइल होती है, अगर आपको नहीं आता फिर भी, या फिर आप भूल गए हैं, चलो आपको याद करा देता हूं एकदम अच्छे से कि ये क्या होता है। जैसे कि हमने लिखा सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल, तो फर्स्ट क्वार्टाइल इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग हो जाएगा। जैसे हम मीडियन निकालते थे तो वैसा ही फॉर्मूला है n+1/2, लेकिन क्योंकि ये क्वार्टाइल है तो n+1/4 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला यही रहेगा n+1/4। किसके लिए, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब क्वार्टाइल जो थर्ड होगी, थर्ड क्वार्टाइल, तो उसमें हम इसी n+1/4 में जो n है, n यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। इसका जो भी आंसर आएगा उससे Q1 और Q3 निकलेगा और फिर उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारे फॉर्मूले अलग हो जाते हैं, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें मिलते हैं ग्रुप्स, जिसको हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है और यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है कि हमको पहले तो छोटा वाला Q1 निकालना पड़ेगा, और Q1 कैसे निकलेगा हमारा n/4 से, ठीक, n/4 से हमारा Q1 निकलेगा। फिर उसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूले में रखेंगे L1 प्लस क्लास इंटरवल अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, नॉट द टोटल, फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप, मल्टीप्लाइड बाय Q1 जो अभी निकाला था n/4 से, माइनस C। C क्या है, जो हम CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
मैंने आपको पहले सेंट्रल टेंडेंसी में अच्छे से समझाया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को चेन बाय चेन एक एक करके टोटल करते चलेंगे तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर उस अलग से उसको हम यूज करेंगे तो जो Q1 निकलेगा तो उतने नंबर की या तो CF में ढूंढेंगे वो नंबर या फिर उससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। क्या बोला मैंने कि जो n/4 से जो नंबर आया, मीडियन में भी ऐसा ही किया था हमने, CF निकाला था और फिर जो नंबर आया था n/4 से तो उस या तो वो नंबर आए और या फिर उससे बड़ा नंबर आए। ठीक है, कहां देखना है? CF में देखना है, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखना, ना तो वेरिएबल में देखना, सिर्फ CF का काम है यहाँ पे। ठीक है, अब उसमें जो Q1 आया उसको हम उससे पहले वाली CF से माइनस करेंगे, क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरवल यानी कि डिफरेंस, ग्रुप में कितना कितने का डिफरेंस चल रहा है, फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, और फिर उसमें जो ग्रुप का जो फर्स्ट नंबर है, मतलब मान लीजिए 20 to 30 तक का ग्रुप हमने सिलेक्ट किया तो 20 इसका L1 हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर तो 30 इसका, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है, हालांकि असेंडिंग ही रखना है, सबसे इजी वही है, लेकिन क्वेश्चन में होता है कभी कभी डिसेंडिंग दे देता है वो, तो उसमें L1 की जगह L2 कर देना, सिंपल, बाकी सब सेम चलेगा। फिर ऐसे ही हम Q3 निकालेंगे, छोटा Q3 कैसे निकालेंगे? ये n/4 लिखा था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, तो 3n/4 हो जाएगा। इसमें भी वही, जितना इसको सॉल्व करने के बाद n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आया उसको CF में ढूंढेंगे, अगर नहीं है तो उससे बड़ा क्या है, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। अब इसके अलावा जो थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा L1 प्लस वही I अपॉन F और फिर Q3 जो अभी अभी हमने निकाला था और फिर उसको माइनस करेंगे उससे पहले वाली CF से, जस्ट बिफोर द Q3 जो भी CF आएगी तो उससे हम माइनस करेंगे, क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करके, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके L1 में प्लस कर देंगे। तो ये होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। इसके भी कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट भी आते हैं इसमें, तो कोफिशिएंट भी जान लेते हैं। सिंपल सा है कि अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अगर निकालना पड़े तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा? ये जो निकाला था हमने Q3 माइनस Q1, तो इसमें अपॉन 2 की जगह हम प्लस कर देंगे, जैसे Q3 माइनस Q1 था उसको अपॉन में Q3 प्लस Q1 कर देंगे, सिंपल है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और यहां पे कंप्लीट हो जाता है आपका पूरी तरह से क्वार्टाइल डेविएशन, सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का। अब बात करते हैं हम थर्ड टॉपिक मीन डेविएशन की। अब बात कर लेते हैं हम मीन डेविएशन की। अभी तक हमने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, अब बात करेंगे मीन डेविएशन की, जिसमें सिर्फ मीन का ही नहीं, मीडियन का भी इस्तेमाल होगा, मोड का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन हमें लेके चलना है मीडियन, क्योंकि वही सबसे आसान है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब आप मीन निकालने बैठते हैं, क्योंकि मीन तो निकालना पड़ेगा, मीन निकालने बैठते हैं तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज आती है, कभी fx आ जाता है, कभी fdx आ जाता है, कभी fdx स्क्वायर आ जाता है, बहुत कुछ, मतलब बहुत लफड़ा है। मोड में भी सेम हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी, या फिर अगर इंडिविजुअल में है तो ही आसानी से हो जाएगा, वरना फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा, बहुत झंझट है। मीडियन में ऐसा नहीं है, मीडियन एकदम आसानी से निकल जाता है, n+1/2 करा, सिंपल, खत्म। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो हमारा मीन डेविएशन है, हमारा थर्ड टॉपिक, हमारा जो मीन डेविएशन है उसको मैंने लिखा MD, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? मीन डेविएशन का फॉर्मूला, अगर आप देखो, अगर आप, तीन तरीके हैं, तीनों बता देता हूं। अगर आप मीन से निकालते हो, मीन कैसे लिखते हैं? ऐसे, साइन, ठीक, मीन से निकालते हो तो क्या फॉर्मूला होता है? DM अपॉन,
मीन डेविएशन अगर आप 3 तरीके से निकालते हो, मतलब मीन से, मीडियन से और मोड से, तो मीन का क्या फॉर्मूला जाएगा? मीन का फॉर्मूला जाएगा डी एक्स बार यानी कि मीन अपॉन में एन, ये आपका फॉर्मूला होगा। और ये जो डी एक्स बार है ये 2 लाइंस के बीच में आएगा। ये 2 लाइंस का मतलब यही है कि अगर कोई भी नंबर इसमें आ रहा है नेगेटिव में तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें ना तो कुछ जोड़ना है, ना कुछ घटाना है, ना कुछ प्लस है, ना कुछ माइनस है। अगर वो नेगेटिव इंटीजर है तो फिर वो पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर अगर आप वही मीडियन से निकालते हो, मीन डेविएशन अगर मीडियन से निकालते हो तो वही हो जाएगा डी एम अपॉन एन, और ये डी एम किस में आएगा? 2 लाइंस के बीच में आएगा। फिर अगर मोड से निकालते हो तो भी वही डी जेड अपॉन में एन, 2 लाइंस के बीच में, मतलब क्या है कि नेगेटिव तो होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव में होगा, सिंपल। अब बात ये आती है कि ये डी एक्स बार मतलब डी मीन का, डी मीडियन का और डी मोड का निकलता कैसा है? ये निकलता है जैसे कि जो भी है, अभी जैसे कि वेरिएबल होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो मीन निकाल लेंगे सिंपल। अगर मीन का मैं पहले बता देता हूँ, अगर मीन निकालेंगे सिंपल, मीन से कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। मीन जो भी आया, ठीक, मीन जो भी आया डैश डैश डैश, जो भी मतलब जो भी आया, ठीक है। अब ये जो डी एम है, कैसे डी एक्स बार, सॉरी डी एक्स बार कैसे निकलेगा? जो वेरिएबल होगा, एक्स बार नहीं है, जो वेरिएबल होगा उसमें से हम क्या माइनस करते चलेंगे? मीन को। और हर एक वेरिएबल को करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट करें और टोटल करके कर ले मेरी तरह। मैंने जब पहली बार जब ये सीखा था तो मैं भी ऐसी गलतियां करता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसी गलती करें। डी एन या फिर डी एक्स बार के लिए एक्स यानी कि वेरिएबल को हम मीन से माइनस करते चलेंगे, फिर जो लाइन आएगी वो इसकी आएगी, और फिर इसका हम क्या करेंगे, सम टोटल लेंगे। ठीक है, सम टोटल लेके अगर वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, हम जो है उसको प्लस में रखेंगे। ऐसे ही डी एम के लिए क्या निकलेगा? डी एम के लिए हमें मीडियन निकालना रहेगा और फिर उसको हमें वेरिएबल से माइनस करना रहेगा। ठीक है, डी जेड के लिए भी वही चीज चलेगी, यानी कि मोड के लिए भी वही चीज चलेगी कि हर एक वेरिएबल को मोड से माइनस करते चलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मीडियन से ही करें, क्योंकि आप भी जानते हैं, समझते हैं कि मीडियन निकालना काफी आसान होता है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं वो तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, लेकिन आप मेरी सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो जरूर से देखें। अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक भी करें उस वीडियो को भी और इस वीडियो को भी। अब ये बात हो जाती है मीन डेविएशन की। ठीक है, मीन डेविएशन का जो साइन रहता है, जो चिन्ह रहता है, वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक, अब ये जो मीन डेविएशन होता है तो इसका भी कोफिशिएंट होता है। इसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं हम? इसका कोफिशिएंट हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? अभी अभी जो ये मीन डेविएशन आया था तो इसको आप या तो मीन से डिवाइड कीजिए, अगर मीन से निकाला है तो मीन से ही डिवाइड कीजिए, और इसको आप मीडियन से निकाला है तो मीडियन से कीजिए डिवाइड, और आप z यानी कि मोड से भी डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें पॉइंट्स का थोड़ा सा खेल रहेगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आना मुश्किल है, पॉइंट्स में ज्यादातर वैल्यू आएगी जो भी फाइनल आंसर आएगा। तो उसमें आपको सिर्फ ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स मान के चलना है, लेकिन आपका जो पॉइंट से पहले वाला जो होल नंबर है वो आपका आना चाहिए, वो जरूरी है। तो ये होता है हमारा मीन डेविएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट। अब बढ़ते हैं हम आगे।
आई एम सॉरी दोस्तों, इसके पार्ट 1 में तो बस इतना ही मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा लंबी। और अब इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द मैं लाने की आपके लिए कोशिश करूंगा। अगर आपको और भी जल्दी चाहिए, वैसे तो मैं जल्दी लाऊंगा, लेकिन अगर आपको और भी जल्दी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, और आपको ये जो मेरा पढ़ाना है वो समझ में आया भी है या फिर नहीं आया। अगर नहीं आया तो भी कमेंट कर सकते हो, और आया तो भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगे। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस उन तक भी पहुंच सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएगी। अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।